अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, ज्ञान का एकमात्र स्रोत अनुभव है, पर कभी-कभी दूसरों के अनुभव और जो दुनिया में बड़ी घटनाएं हो रही हैं, उनका विश्लेषण भी हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। बिल्कुल, दूसरों के अनुभव से सीखना भी एक तरह का अनुभव ही है। हाँ, और आज हम एक ऐसी ही बड़ी वैश्विक घटना की गहराई में उतर रहे हैं। ये है रूस और चीन के बीच हुआ हाल में पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन समझौता। जी, ये आजकल काफी चर्चा में है। और ये सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं है, इसमें वो क्षमता है कि ये पूरी दुनिया के एनर्जी मैप और यहाँ तक कि जियोपॉलिटिक्स को भी बदल दे। हाँ, इसका असर काफी दूर तक जा सकता है। हमारे पास इस पर कई सारे लेख हैं, विश्लेषण हैं, रिपोर्ट्स हैं। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद यही है कि इन सब स्रोतों से जो जानकारी मिली है, उसे खंगालें। हाँ, उसे समझें कि इसके असल मायने क्या हैं। बिल्कुल। इसके पीछे रूस और चीन की क्या सोच है, कौन सी बातें अभी भी पक्की नहीं है, और खास तौर पे जो लोग यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक क्यों और कैसे जरूरी है। जी, ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले ये पावर ऑफ साइबेरिया 2 समझौता, ये है क्या आखिर? ये हुआ है रूस की जो बड़ी एनर्जी कंपनी है गैसप्रॉम और चीन की सरकारी तेल और गैस कंपनी सीएनपीसी, इनके बीच। ये किस चीज की बुनियाद रखता है? हाँ, तो देखिए, ये जो समझौता है, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एम्बिशियस प्रोजेक्ट की नींव रखता है। ये पावर ऑफ साइबेरिया 2 नाम की एक नई बहुत बड़ी गैस पाइपलाइन बनाने के लिए एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है, एक तरह से पक्का वादा है। अच्छा, पक्का वादा। और ये पाइपलाइन जाएगी कहां से कहां तक? सोचिए, ये पाइपलाइन रूस के पश्चिमी साइबेरिया में जो विशाल गैस भंडार है ना, वहां से गैस उठाएगी, फिर ये मंगोलिया देश को पार करेगी और सीधे पहुंचेगी उत्तरी चीन में। मंगोलिया से होके? हाँ, मंगोलिया के जरिए। और गैसप्रॉम, जो आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस कंपनियों में से है, वो तो इस प्रोजेक्ट की तैयारी प्लानिंग वगैरह 2020 से ही कर रही थी। गैसप्रॉम के जो सीईओ हैं एलेक्सी मिला, उन्होंने इसे कहा है कि ये अब तक की सबसे व्यापक और पूंजी गहन परियोजना है। इस सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है। तो इसका स्केल कितना बड़ा है? कितनी गैस सप्लाई होगी इससे? स्केल तो वाकई बहुत बड़ा है। जब ये पूरी बन जाएगी ना, तो ये रूस के आर्कटिक इलाके में जो यामल पेनिनसुला है, वहां से हर साल आप समझिए 50 बिलियन क्यूबिक मीटर्स एक्स्ट्रा गैस चीन को भेज पाएगी। 50 बिलियन? ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, 50 बीसीएम बहुत बड़ी मात्रा होती है। और जैसा मैंने कहा, ये मंगोलिया से होकर जाएगी। इस रास्ते को सोयूज वोस्तोक नाम से भी जाना जाता है। ये दरअसल पावर ऑफ साइबेरिया 2 का मंगोलिया वाला हिस्सा होगा। अच्छा, तो ये 50 बीसीएम उस गैस के अलावा है जो पहले से ही पावर ऑफ साइबेरिया 1 वाली पाइपलाइन से चीन जा रही है। वो तो शायद 2019 से चालू है ना? हाँ, बिल्कुल सही। ये मौजूदा पावर ऑफ साइबेरिया 1 पाइपलाइन के अतिरिक्त है। वो पाइपलाइन पूर्वी साइबेरिया से चीन गैस पहुंचाती है। और इसकी क्षमता कितनी थी? कुछ 38 बीसीएम के आसपास? हाँ, लगभग उतनी ही थी। और इस नए समझौते में ये बात भी शामिल है कि पावर ऑफ साइबेरिया 1 की जो क्षमता है, उसे भी 38 बीसीएम से बढ़ाकर 44 बीसीएम सालाना किया जाएगा। अच्छा, उसे भी बढ़ा रहे हैं? जी, तो अगर आप दोनों को जोड़ दें, पावर ऑफ साइबेरिया 1 की बढ़ी हुई क्षमता यानी 44 बीसीएम और ये नई वाली पावर ऑफ साइबेरिया 2 की क्षमता 50 बीसीएम, तो रूस से चीन जाने वाली कुल गैस की मात्रा करीब करीब 94 बीसीएम सालाना तक पहुंच सकती है। बाप रे, 94 बीसीएम! ये तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। और गैसप्रॉम के प्रमुख ने यह भी दावा किया है कि ये जो नई पाइपलाइन है, ये कम से कम 3 दशकों तक 30 साल तक गैस सप्लाई कर सकती है। तो ये एक बहुत लंबे समय का सौदा है। ये आंकड़े तो खैर प्रभावशाली हैं, लेकिन यहाँ असल में चल क्या रहा है? ये सिर्फ एक और पाइपलाइन डील क्यों नहीं मानी जा रही? इससे इतना महत्वपूर्ण क्यों समझा जा रहा है पूरी दुनिया में? देखिए, इसकी अहमियत सिर्फ इसके साइज में नहीं है, वो तो है ही बड़ा, लेकिन असली बात इसके जियोपॉलिटिकल मतलब में छुपी है। ये पूरी दुनिया में जो एनर्जी का फ्लो है ना, और जो पावर बैलेंस है, उसको बदलने की ताकत रखता है। कैसे? आप देखिए, यूक्रेन पर जब से रूस ने हमला किया, उसके बाद से यूरोप के देशों ने क्या किया? उन्होंने रूस की गैस पर अपनी निर्भरता तेजी से कम करनी शुरू कर दी। हाँ, ये तो खबरों में था, जर्मनी और बाकी देश। बिल्कुल। अब ये रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि यूरोप उनका सबसे बड़ा और सबसे मुनाफे वाला बाजार था गैस के लिए। तो ऐसे में रूस को एक वैकल्पिक मार्केट चाहिए था, बहुत जरूरी था, और चीन उस जरूरत को पूरा करता है। हाँ, ये बात तो समझ में आती है कि रूस को यूरोप का विकल्प चाहिए, लेकिन चीन के नजरिए से देखें तो उनके लिए इसका क्या महत्व है? वो तो
दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी उपभोक्ता हैं, उनके पास तो और भी बहुत सारे विकल्प होंगे ना? हाँ, विकल्प तो हैं, लेकिन चीन के लिए भी इसके कई बड़े फायदे हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा है एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा। चीन की इकोनॉमी को चलाने के लिए, उनके विकास के लिए एनर्जी बहुत जरूरी है और वो हमेशा चाहते हैं कि उनकी एनर्जी सप्लाई अलग-अलग स्रोतों से आए, किसी एक पर निर्भरता ना हो। तो ये पाइपलाइन उन्हें रूस से गैस का एक स्थिर और बड़ा स्रोत देगी। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन। और दूसरा, ये भविष्य में अमेरिका से आने वाली एलएनजी पर, मतलब वो जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है ना, जिसे जहाजों में लाते हैं, उस पर उनकी निर्भरता कम कर सकती है। अच्छा, अमेरिका पर निर्भरता कम। और तीसरा, जो शायद सबसे दिलचस्प बात है, जैसा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी इशारा किया है कि चीन को ये गैस यूरोप के मुकाबले काफी कम कीमत पर मिल सकती है। ओह, कम कीमत, तब तो ये चीन की इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा फायदा हुआ। मतलब ग्लोबल मार्केट में उनको थोड़ी बढ़त मिल सकती है। बिल्कुल, अगर उन्हें सस्ती एनर्जी मिलेगी तो जाहिर है उनकी लागत कम होगी। और हाँ, इस तरह का बड़ा सौदा रूस और चीन के रिश्तों को और भी गहरा करेगा। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, ये एक रणनीतिक कदम भी लगता है। हाँ, वही मैं सोच रही थी, ये सिर्फ व्यापार नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये महज एक तकनीकी या व्यावसायिक समझौता भर नहीं है। आप इसे ऐसे समझिए कि ये रूस के पास जो विशाल ऊर्जा के भंडार हैं और चीन की जो लगातार बढ़ती ऊर्जा की भूख है, उसके बीच एक रणनीतिक पुल, एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज बनाने जैसा है। स्ट्रेटेजिक ब्रिज। जियोपॉलिटिक्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा की भू राजनीति, उसको एक नया आकार देगा और ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच गठजोड़ कितना गहरा हो रहा है। याद है उन्होंने अपनी पार्टनरशिप को बिना किसी सीमा वाली साझेदारी कहा था। हाँ, नो लिमिट्स पार्टनरशिप। ये समझौता उसी दिशा में एक और बड़ा कदम है, खास तौर पर तब जब पश्चिमी देश लगातार चीन पर दबाव डाल रहे हैं कि भाई आप मॉस्को से थोड़ी दूरी बनाओ। लेकिन आपने कहा कि एक बाध्यकारी समझौता है, मतलब बाइंडिंग एग्रीमेंट। फिर भी ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं कि कई जरूरी बातें, कई अहम डिटेल्स अभी तय ही नहीं हुई हैं, खासकर पैसों को लेकर? हाँ, और यहीं पर यह मामला थोड़ा और उलझ जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। गैसप्रॉम ने खुद माना है कि कई अहम बातें, खासतौर पर सबसे अहम बात कि चीन असल में इस गैस के लिए कितनी कीमत देगा, वो अभी तय नहीं हुई है। अरे, मतलब डील तो हो गई पर दाम तय नहीं हुआ, ये कैसे? हाँ, ये अपने आप में काफी दिलचस्प है कि इतना बड़ा सौदा साइन हो गया, लेकिन उसकी जो जान है, मतलब कीमत, उस पर अभी तक सहमति नहीं बनी है। और इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत, उसका क्या? मैंने जो आंकड़े देखे हैं उनमें तो जमीन आसमान का फर्क है। कहीं पड़ा 13-14 बिलियन डॉलर्स, कहीं 34 बिलियन डॉलर्स तक का अनुमान है। और ये पैसा देगा कौन, क्या ये भी साफ है? आपने बिल्कुल सही मुद्दा पकड़ा है। लागत को लेकर बहुत अनिश्चितता है, अनुमान बहुत अलग अलग हैं और ये भी साफ नहीं है कि रूस अपने हिस्से के लिए कितना खर्च करेगा और चीन अपने हिस्से के लिए कितना। अच्छा। कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि रूस अपने इलाके में पाइपलाइन बनाने का खर्च उठाएगा और चीन अपने इलाके का, लेकिन कुछ दूसरे सूत्र ये भी कह रहे हैं कि चीन कितना पैसा लगाएगा, ये भी अभी फाइनल होना बाकी है। और इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा, इस पर भी शायद तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। हाँ, टाइमलाइन भी थोड़ी धुंधली सी है। एनालिस्ट का मानना है कि पाइपलाइन का जो रूसी हिस्सा है उसे बनाने में करीब 3 साल लग सकते हैं, लेकिन चीन अपने हिस्से को कब तक पूरा करेगा, इसकी कोई पक्की समय सीमा अभी तक सामने नहीं आई है। तो हाँ, लागत, पैसा कौन देगा और कब तक बनेगा, इन सब पर अभी सवालिया निशान लगे हुए हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, सबसे बड़ा कांटा तो शायद कीमत का ही फंसा हुआ लगता है। दोनों पार्टियां क्या चाहती हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं, इस पर कहां पर बात अटकी है? ये वाकई में सबसे दिलचस्प पहलू है और यहीं पर असली मोलभाव होना है। एक ऊर्जा विशेषज्ञ हैं एलेक्सी ग्रोमोव। उनका अनुमान है कि चीन चाहेगा कि गैस की कीमत रूस की अपनी जो घरेलू कीमतें हैं ना, उसी के आसपास हो, मतलब लगभग $120 से $130 प्रति 1000 क्यूबिक मीटर। ये तो बहुत ही कम है। हाँ, ये बहुत कम है यूरोप के रेट्स के मुकाबले। दूसरी तरफ जाहिर है रूस चाहेगा कि कीमतें जो पावर ऑफ साइबेरिया 1 वाली डील थी उसके करीब हों। वो करीब $265 से $285 प्रति 1000 क्यूबिक मीटर के बीच थी और वो एशियाई तेल उत्पादों की कीमतों से जुड़ी हुई थी। तो मतलब काफी बड़ा गैप है दोनों की एक्सपेक्टेशन में। बहुत बड़ा गैप है। राष्ट्रपति पुतिन ने वैसे कहा है कि कीमत तय करने के लिए बाजार के सिद्धांतों पर आधारित एक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, लेकिन वो फॉर्मूला क्या होगा ये उन्होंने नहीं बताया। तो पूरी संभावना यही है कि जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट होगा ना,
जिसमें कीमत और बाकी सारी शर्तें तय होंगी, वो शायद 2025 में ही जाकर फाइनल हो पाएगा। तब तक ये अनिश्चितता बनी रहेगी। ये तो बड़ी खींचतान वाला मामला लग रहा है। अब जरा रूस के नजरिए से देखते हैं। क्रेमलिन के लिए इस सौदे के क्या मायने हैं? उनके हिसाब किताब में ये कहाँ फिट बैठता है? क्रेमलिन के लिए आप देखिए, ये समझौता एक तरह की राजनीतिक जीत भी है। ये दुनिया को दिखाता है कि पश्चिमी देशों के इतने दबाव के बावजूद रूस और चीन अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, प्रतिबद्ध हैं। हाँ, एक पॉलिटिकल मैसेजिंग तो है इसमें। बिल्कुल। और आर्थिक रूप से जैसे हमने पहले बात की, यूरोप को जो गैस की बिक्री थी वो बहुत ज्यादा गिर गई है। सोचिए 2021 में जहां 157 बीसीएम गैस यूरोप गई थी, अनुमान है कि 2025 तक ये सिर्फ 39 बीसीएम रह जाएगी। ओह, ये तो बहुत भारी गिरावट है। बहुत बड़ी गिरावट है। तो रूस को इस नुकसान की भरपाई के लिए नए बाजारों की सख्त जरूरत है। अब तेल को तो जहाजों से एशिया भेजना फिर भी आसान रहा है उनके लिए, लेकिन गैस के लिए पाइपलाइनें ज्यादा जरूरी होती हैं। ये नई पाइपलाइन उसी जरूरत को पूरा करती है। एक और बात, रूस का अपना गैस उत्पादन भी हाल में कुछ गिरा है। 2025 की पहली छमाही में ही ये 3.2% कम होकर 334.8 बीसीएम रह गया। इसका एक कारण यूक्रेन के रास्ते जो गैस जाती थी उसका बंद होना भी है, तो उन्हें नए रास्ते और नए खरीदार चाहिए। लेकिन क्या ये नई पाइपलाइन यूरोप से होने वाले अरबों डॉलर के रेवेन्यू के नुकसान की पूरी भरपाई कर पाएगी? आपने बताया कि चीन शायद बहुत कम कीमत देना चाहेगा। नहीं, पूरी भरपाई तो शायद बहुत मुश्किल है। एक ऊर्जा विश्लेषक हैं, सेर्गेई वाकोलेंको, उनका अनुमान है कि पावर ऑफ साइबेरिया 2 से रूस को सालाना 2.5 से 4.25 बिलियन डॉलर सालाना। हाँ, अब ये रकम यूरोप से जो अनुमानित 20 बिलियन सालाना का नुकसान हुआ है उससे तो काफी कम है। हाँ, बहुत कम है। लेकिन फिर भी ये शून्य से तो बेहतर है। ये क्रेमलिन के लिए, खासकर मौजूदा हालात में, रेवेन्यू का एक महत्वपूर्ण स्रोत होगा। और शायद आर्थिक पहलू से ज्यादा इसका राजनीतिक महत्व है। ये दुनिया को, खासकर पश्चिम को, ये दिखाने का तरीका है कि देखो, रूस अलग थलग नहीं पड़ा है और उसके पास चीन जैसा शक्तिशाली साथी है। आमंच की रूस की जरूरतें और उसकी राजनीतिक गणना तो साफ दिख रही है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, चीन। उसके लिए क्या फायदे हैं? उसका क्या हिसाब किताब है इसमें? चीन के लिए ये सौदा, जैसा हमने पहले भी छुआ था, स्थिरता, सुरक्षा और मोल भाव की ताकत, मतलब लेवरेज बढ़ाने के बारे में है। ऊर्जा सुरक्षा चीन की टॉप प्रायोरिटी में से एक है, ये हम जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो रूस से गैस की सप्लाई बढ़ने का सीधा मतलब है कि अगर मान लीजिए कल को मध्य पूर्व में कोई बड़ा संकट आ जाता है या अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ उसके रिश्ते और बिगड़ जाते हैं, जिससे एलएनजी सप्लाई में दिक्कत आ सकती है, हाँ, ऐसा तो हो ही सकता है, तो भी उसके पास गैस का एक बड़ा और भरोसेमंद स्रोत रहेगा। ये एक तरह का एनर्जी इंश्योरेंस पॉलिसी है चीन के लिए। एनर्जी इंश्योरेंस अच्छा शब्द है। लेकिन चीन तो पहले से ही कई देशों से गैस खरीद रहा है ना। कतर है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका भी है। ये सब तो उसके बड़े सप्लायर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और चीन बहुत होशियारी से अपनी सप्लाई डाइवर्सिफाई रखता है। वो किसी एक देश पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहता। 2025 में कतर, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका उसके टॉप गैस पार्टनर्स में थे। लेकिन रूसी विकल्प खास तौर पे इसलिए आकर्षक बन जाता है क्योंकि रूस अपनी अभी की जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है उसकी वजह से शायद कम कीमतों पे गैस बेचने को राजी हो जाए। अच्छा, ये बात है। और अगर रूस कम दाम पर देने को तैयार है तो ये चीन को बाकी सप्लायर्स के साथ मोल भाव करने में भी मदद करेगा। वो कह सकता है कि देखो, हमें तो रूस से सस्ता मिल रहा है। हाँ, ये तो है, एक लेवरेज मिल जाएगा। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता यानी चीन और दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा संसाधन निर्यातक यानी रूस, दोनों को एक दूसरे में जरूरत भी दिख रही है और अवसर भी। ये एक तरह की, कह सकते हैं, मजबूरी और मौके की साझेदारी है। ये तो हुई रूस और चीन की बात। अब आते हैं उस पहलू पर जो हमारे कई श्रोताओं के लिए खास तौर पे महत्वपूर्ण होगा। जो लोग यूपीएससी या ऐसी ही दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस पूरी चर्चा का, इस जानकारी का क्या महत्व है? ये उनके किस काम आ सकती है? देखिए, अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़ें तो ये जो पावर ऑफ साइबेरिया 2 प्रोजेक्ट है, ये यूपीएससी के सिलेबस के कई इंपॉर्टेंट हिस्सों से सीधे सीधे जुड़ता है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जीएस पेपर 2। हाँ, आईआर के लिए तो ये केस स्टडी जैसा है। बिल्कुल। रूस चीन संबंधों का विकास कैसे हो रहा है, दुनिया का पावर बैलेंस कैसे बदल रहा है, पश्चिम के साथ इन दोनों के समीकरण क्या हैं, इन सब को समझने के लिए ये एक बेहतरीन लाइव केस स्टडी है। फिर आता है एनर्जी सिक्योरिटी,
ऊर्जा सुरक्षा GS पेपर 3, हाँ, वो तो है ही। ये उसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे देश अपनी एनर्जी की जरूरतें पूरी करने और जो रिस्क हैं उन्हें कम करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और भू अर्थशास्त्र मतलब जियो इकोनॉमिक्स के लिहाज से भी ये काफी अहम लगता है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि कैसे एनर्जी रिसोर्स और उनके जो व्यापार के रास्ते हैं, पाइपलाइनें हैं, वो जियोपॉलिटिकल ताकत और प्रभाव का जरिया बन सकते हैं। फिर ग्लोबल सप्लाई चेन्स GS पेपर 3 पर भी इसका असर पड़ेगा। और मंगोलिया का क्या? उसका भी जिक्र आया था। हाँ, ये मंगोलिया जैसे एक ट्रांजिट देश की भूमिका, उसके सामने क्या अवसर हैं, क्या चुनौतियां हैं, इसको समझने का भी मौका देता है। ये सब मेंस के विश्लेषण वाले सवालों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और अगर प्रीलिम्स परीक्षा के नजरिए से देखें तो कौन से फैक्ट्स खास तौर पर ध्यान में रखने चाहिए? हाँ, प्रीलिम्स के लिए कुछ मुख्य बातें याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे पाइपलाइन का नाम पावर ऑफ साइबेरिया 2, इसका रूट रूस से मंगोलिया फिर चीन, इसकी अनुमानित क्षमता सालाना अतिरिक्त 50 BCM गैस, इसमें शामिल मुख्य कंपनियां रूस की गैसप्रॉम और चीन की CNPC, और जो मुख्य अनिश्चितताएं हैं, खासकर कीमत का तय न होना, ये फैक्ट्स सीधे सीधे सवाल के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो मतलब ये सिर्फ एक पाइपलाइन की खबर नहीं है, ये असल में बदलती हुई दुनिया में शक्ति के बदलते समीकरणों का, खासकर रूस चीन की जो धुरी मजबूत हो रही है, उसका एक बहुत बड़ा संकेत है। बिल्कुल, और UPSC उम्मीदवारों के लिए ये विश्लेषण करना भी जरूरी हो जाता है कि इस तरह के जो बड़े ग्लोबल बदलाव हो रहे हैं, उनका भारत पर क्या असर पड़ सकता है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। हमारी अपनी ऊर्जा सुरक्षा पर क्या असर होगा, हमारे पड़ोस में जो शक्ति संतुलन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी जो रणनीतिक स्वायत्ता है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, उस पर क्या असर हो सकता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे बड़े ऊर्जा सौदे न केवल उन देशों को जो शामिल हैं, बल्कि पूरे क्षेत्र और दुनिया के पावर बैलेंस को प्रभावित करते हैं। ये मेंस परीक्षा में विश्लेषण वाले सवालों के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण बन सकता है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा का एक सार निकालें तो ये पावर ऑफ साइबेरिया 2 महज एक पाइपलाइन परियोजना से कहीं ज्यादा है। ये रूस और चीन के बीच जो गहराता हुआ रणनीतिक तालमेल है, उसका प्रतीक है, और साथ ही वैश्विक ऊर्जा की जो जियोपॉलिटिक्स है, उसमें एक बड़े बदलाव का संकेत भी दे रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन ये सौदा अभी भी एक तरह से अधूरा है। लागत कितनी होगी, पैसा कौन देगा, और सबसे बढ़कर गैस की क्या कीमत तय होगी, इन बड़े सवालों पर अभी बातचीत होनी बाकी है। तो अंतिम तस्वीर कैसी होगी, ये भविष्य में ही साफ होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखना बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण होगा कि ये बातचीत किस दिशा में जाती है और फाइनल डील क्या शक्ल लेती है। जो भी नतीजा निकले, ये प्रोजेक्ट आने वाले कई सालों तक ग्लोबल और रीजनल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को प्रभावित करने वाला एक अहम फैक्टर बना रहेगा। इस पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हम सब क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे में पावर ऑफ साइबेरिया 2 जैसी फॉसिल फ्यूल पर आधारित इतनी विशाल, बॉर्डर पार करने वाली परियोजनाएं भविष्य में देशों के बीच सहयोग और टकराव की राजनीति को कैसे प्रभावित कर सकती हैं? क्या ये एनर्जी ट्रांजिशन की रफ्तार को धीमा करेंगी, या फिर ये नए तरह के जियोपॉलिटिकल तनाव पैदा करेंगी? इस पर जरूर सोचिएगा। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है भविष्य के लिहाज से। उम्मीद है आपको इस विषय की गहराई में उतरना उपयोगी लगा होगा। अगर हाँ, तो कृपया इस चर्चा को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी महत्वपूर्ण चर्चाओं से जुड़े रहें। और अगर आपके मन में इस विषय को लेकर कोई और सवाल है या कोई विचार है, तो नीचे टिप्पणी सेक्शन में ज़रूर साझा करें। हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। हम जल्द ही एक और ज्ञानवर्धक विश्लेषण के साथ हाजिर होंगे।